कीजुन शेल्टर से बाहर निकला। रास्ते में उसे गिजोक की याद आई। उसके मन में गिजोक मुस्कुराते हुए कहता है कि हम फिर कहीं मिलेंगे। इतने सालों में पहली बार कीजुन ने अपना दर्द महसूस किया। तभी एक कार अचानक सामने आ गई। कीजुन बच नहीं पाया और कार से टकराकर नदी में गिर गया। हत्यारा बाहर निकला और अपने बॉस को बताया कि उसने कीजुन को खत्म कर दिया है। वही हत्यारा जिसने पहले गिजोक को मारा था। उस रात गिजोक बच्चों को छोड़कर वापस जा रहा था। तभी उसने लिफ्ट में एक आदमी को छुपा पाया। पहले वार से वो बच गया, लेकिन हत्यारा प्रोफेशनल था और लगातार कमजोर जगहों पर वार करता रहा। एक वार में चाकू उसके हाथ के आर पार चला गया। गिजोक ने अपनी टाई से खून रोका और लड़ता रहा, लेकिन पहले से घायल होने के कारण अंत में उसके गर्दन पर वार हुआ और वो गिर पड़ा। गिरने से पहले उसने हत्यारे का मास्क हटाया, लेकिन नाम बताने का समय नहीं मिला। अगले दिन रेस्क्यू टीम ने कीजुन की कार नदी से निकाली, लेकिन बॉडी नहीं मिली। असल में कीजुन बहकर किनारे आ लगा था और उसे हेबॉम ने पाया। हेबॉम ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और इलाज शुरू करवाया। उधर चेयरमैन जून को पता चला कि कीजुन नदी में गिर गया है। उसे लगा ये सब बहुत अजीब है। तभी चेयरमैन गू ने उसे मिलने बुलाया। कंस्ट्रक्शन साइट पर चेयरमैन जून ने जून मो की मौत पर दुख जताया। उसने पूछा कि क्या चेयरमैन गू ने बदले के लिए कीजुन को मरवाया। चेयरमैन गू ने कहा कि अगर वो ऐसा करता तो कीजुन इतनी आसानी से नहीं मरता। चेयरमैन गू ने एक बात साफ करनी चाहिए। जांच में पता चला था कि पुलिस वाले को रिश्वत एक ऐसे अकाउंट से मिली थी जिसे जून ग्रुप का था, जिससे गिजोक पर झूठा केस बनाया गया था। चेयरमैन जून चौंक गए, लेकिन चेयरमैन गू ने कहा कि शायद पूरी साजिश चेयरमैन जून नहीं रची हो। उसके अनुसार चेयरमैन जून नहीं चाहते थे कि गिजोक बिजनेस संभाले, इसलिए उसने उसे मरवाया, फिर जून मो को फंसाया, फिर कीजून को जून मो को मारने के लिए इस्तेमाल किया और आखिर में कीजून भी मारा जाता ताकि सबूत खत्म हो जाएं और ग्रुप जून के असली बेटे गुमसोन को मिल जाए। चेयरमैन जून हंसने लगा और इसे बकवास कहा, लेकिन चेयरमैन गू बोला कि चाहे सच हो या नहीं, अब दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा। ये खुली जंग थी। चेयरमैन जून ने तुरंत मीटिंग बुलाई। सबने कहा कि आज के जमाने में ताकत से लड़ाई सुलझ नहीं सकती, लेकिन कुछ न करना भी गलत होगा। चेयरमैन जून ने कहा कि अपनी ताकत बताने के लिए उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। फिर वो योंग दो से मिला। उसने कहा कि योंग दो ने उसे इस्तेमाल किया। पहले योंग दो कहता था कि उसकी सलाह मानकर चेयरमैन जून हालात को काबू कर लेगा, लेकिन अब उसे जंग लड़नी पड़ रही है। चेयरमैन जून ने यह भी कहा कि जिस अकाउंट से रिश्वत गई थी उस तक योंग दो के अलावा सिर्फ गुमोन की पहुंच थी। योंग दो ने याद दिलाया कि गुमोन को न भूलें। चेयरमैन जून ने अपने बेटे पर शक से इनकार किया, लेकिन योंग दो हंसते हुए बोला कि बूढ़े लोग वही मानते हैं जो सच मानना चाहते हैं। उसने कहा कि यही भरोसा चेयरमैन जून के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उधर बोंगन ग्रुप के ऑफिस में अचानक प्रोसिक्यूटर घुस आए। उन्होंने छापा मारकर सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ चेयरमैन गू बच निकला। ये सब गुमोन की योजना का हिस्सा था। चीफ प्रोसिक्यूटर को लगा कि गुमोन ने जानबूझकर चेयरमैन गू को भागने दिया है, लेकिन गुमोन ने कहा कि अगर वो कानून के साथ है तो अपने पिता को भी माफ नहीं करेगा। ये तो सिर्फ पहला कदम है, असली मास्टरमाइंड को पकड़ना है। गुमोन ने अगली योजना सुनाई, पूरे जून ग्रुप की तलाशी का प्रस्ताव। उधर की जून ठीक हो चुका था। उसने कपड़े बदले और चुपचाप अस्पताल से निकल गया। फिर वो हेबॉम के पास गया और अपनी चीजें वापस ली। जेसिल्क की कार की चाबी देकर हेबॉम ने कहा कि उसने नंबर प्लेट भी बदल दी है ताकि लोकेशन ट्रैक ना हो सके। की जून ने धन्यवाद कहा और निकल गया। वो एक सर्विस कंपनी गया जहां कुछ लोग खुश थे कि जून मो और की जून दोनों मर चुके हैं। तभी की जून अचानक चुपचाप अंदर आया और सान के बगल में बैठ गया। उसने पूछा कि उसे किसने मारा। सान घबरा गया और बोला कि अगर की जून नहीं जानता तो कोई क्या जाने, लेकिन की जून मदद मांगने नहीं आया था। उसने सान को कहा कि अगर जान बचानी है तो असली मास्टरमाइंड का पता लगाए। सान ने मना करने की हिम्मत नहीं की। जाने से पहले की जून ने अपने दोनों मरे हुए दोस्तों के लिए अगरबत्ती जलाई। सान को अफसोस हुआ कि अगर वे भी उसकी तरह डरपोक होते तो शायद जिंदा होते। उस रात जुमसन घर लौटा और पाया कि उसका पिता उसकी रूम में रिकॉर्डिंग लिए बैठा है। चेयरमैन जून ने उससे सवाल किया। जुमसन मुस्कुराया और मुड़ गया। जून ने साफ जवाब मांगा। जुमसन बोला कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है और जब तक उसका पिता है कुछ नहीं बदलेगा। चेयरमैन जून जानता था कि जिमसन महत्वाकांक्षी है, लेकिन उसमें पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं, इसलिए वो संतुष्ट होकर कमरे से चला गया। फिर जिमसन ने अपने हेडफोन चेक किए और पाया कि जिस वायर टैप को उसने लगाया था वो अब एक म्यूजिक टेप बन चुका था। इसी समय जून समूह ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी और बोंगन समूह पर हमला करने की तैयारी की। इससे पहले चेयरमैन जून दोनों पक्षों के बीच हमेशा शांति की नीति अपनाते रहे थे, लेकिन इसी वजह से उन्होंने अपनी सबसे मजबूत ताकत
गोन को खो दिया। इस समय चेयरमैन जून को अपनी गलती का एहसास हुआ। समय पर कदम न उठाने के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने आखिरी बार लड़ने का फैसला किया, वरना आगे कोई मौका नहीं बचेगा। चेयरमैन जून और चेयरमैन गू के बीच की टक्कर अब खत्म होने की कगार पर थी। अब सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित रह सकता था। इधर चेयरमैन गू के लोगों ने उन्हें पीछे हटने की सलाह दी ताकि वे लोग रुककर रास्ता रोकने का काम कर सकें, लेकिन चेयरमैन गू भागना नहीं चाहते थे। वे आखिरी पल तक डंडे से लड़ना चाहते थे। इस समय चेयरमैन जून भी वहां पहुंच गए, लेकिन चेयरमैन गू जल्द ही बुरी तरह पिट कर चकरा गए। मैनेजर चोई उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन चेयरमैन जून ने सबको वहां से जाने को कहा ताकि वे खुद चेयरमैन गू से निपट सकें। चेयरमैन जून ने माफी मांगी और कहा कि भाइयों और परिवार के बीच उन्हें अपने बेटे को बचाने का फैसला करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन गू ने भी पहले ऐसा ही फैसला लिया था। इसके बाद चेयरमैन जून ने अपनी पाइप से चेयरमैन गू को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद चेयरमैन जून अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए, लेकिन ये सब योंग दो का बनाया हुआ प्लान था। शुरुआत से लेकर अंत तक सब उसने ही तय किया था। चेयरमैन जून उसके हाथों की बस एक मोहरा थे। असल में योंग दो का अंतिम निशाना चेयरमैन जून ही थे। कुछ देर बाद जून समूह द्वारा भेजी गई टीम वहां सफाई करने पहुंची। की जून भी सॉन्ग डब्ल्यू के साथ वहां आया। सॉन्ग को तुरंत शक हुआ। उसके अनुसार सीन, जो चेयरमैन जून को जानता था, ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। की जून को बेहतर समझ था, क्योंकि चेयरमैन जून के लिए परिवार दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण था। की जून ने चेयरमैन जून से मिलने का समय तय किया। चेयरमैन जून की जून को जिंदा देखकर खुश हुए, लेकिन की जून ने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या आपने ही मुझे मारने के लिए किसी को भेजा था? चेयरमैन जून हैरान रह गए और बोले कि वे खुद केवल एक मोहरा थे। फिर चेयरमैन जून ने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जिसे की जून नहीं जानते थे, योंग दो, जिसे हर कोई चेयरमैन ओ के पीछे का रहस्यमयी रणनीतिकार कहता था। चेयरमैन ओ के सबसे करीबियों को छोड़कर कोई भी उसकी मौजूदगी नहीं जानता था। वो पहले पुलिस वाला था और चेयरमैन जून को अंदर की बहुत सी जानकारी दिलाता था। उसके पास पुलिस और गैंग दोनों की जानकारी थी। दूसरे शब्दों में पूरा खेल उसी के हाथ में था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि चेयरमैन ओ भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाए। 20 साल पहले इसी योंगडो ने ही गिजिल को उकसाया था कि वो क्राउन प्रिंस ओ को मार दे। चेयरमैन जून ने योंगडो और गिजिल की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर रखी थी। चेयरमैन ओ की मौत के बाद योंगडो बीच में रहकर चेयरमैन जून और चेयरमैन गू दोनों को नियंत्रित करता रहा ताकि उसे सबसे ज्यादा फायदा हो। की जून उसके लिए एक कांटा था, क्योंकि गैंग में हर कोई उसे सम्मान देता था। इसलिए 10 साल पहले ही की जून को खत्म करने की योजना बनाई थी। अब सब साफ हो गया था। की जून ने फैसला किया कि वो योंगडो से हिसाब करेगा। चेयरमैन जून को की जून के प्रति अपराध बोध था, इसलिए उन्होंने की जून की मदद करने का फैसला किया। ये पूरी योजना मैनेजर चोई चुपचाप देख रहे थे। उस रात चेयरमैन जून ने योंगडो को मिलने के लिए बुलाया। योंगडो को देर रात बुलावा अजीब लगा, लेकिन वो फिर भी पहुंच गया। चेयरमैन जून ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया था। बैठक स्थल पर की जून मौजूद था। योंगडो हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि की जून मर चुका है। की जून ने कुछ नहीं कहा और सीधे उसे गला दबाने लगा। तभी अचानक एक और आदमी आया और की जून को पीछे धकेल दिया। वो की जून का पुराना दुश्मन था, जो पहले चेयरमैन का बॉडीगार्ड था। सालों पहले की जून ने उसका दाहिना हाथ काट दिया था। की जून हैरान था कि उसका हाथ फिर से कैसे आ गया। इसी दौरान योंगडो को मौका मिला और भाग गया और की जून और उसके पुराने दुश्मन को आमने सामने छोड़ दिया। योंगडो लगभग मर ही गया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। की जून और उसके दुश्मन के बीच कुछ ही वार हुए थे कि अलार्म बजा और पुलिस मौके पर पहुंचने लगी। दुश्मन को पीछे हटना पड़ा और उसने की जून से कहा कि वे बाद में फिर लड़ेंगे। उसने बताया कि वो एक मृत घोषित कैदी था जिसे योंगडो ने जेल से निकलवाया था। की जून ने तुरंत सॉन्ग डब्ल्यू को फोन किया और कहा कि वो योंगडो को ढूंढे। उसने वादा किया कि यह आखिरी बार होगा। अब वो सॉन्ग को किसी चीज में नहीं घसीटेगा। सॉन्ग उसका सम्मान भी करता था और डरता भी था, लेकिन मना करता रहा क्योंकि योंगडो के पास पुलिस की पहचान भी थी। हालांकि उसने बताया कि यदि की जून योंगडो को ढूंढना चाहता है तो पुलिस स्टेशन जा सकता है। जैसा उसने कहा, योंगडो पुलिस स्टेशन भाग आया था। योंगडो ने चेयरमैन जून को फोन कर उन्हें दोष देना शुरू किया और मिलने की मांग की। चेयरमैन जून घबरा गए और तुरंत बोर्ड मीटिंग बुला ली।
लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गोमोन उनके स्थान पर मीटिंग में जाने की इच्छा जाहिर करेगा। चेयरमैन जून समझ नहीं पाए कि उनका बेटा क्या करना चाहता है। गोमोन ने खुलकर कहा कि योंगदो से मिलने के पहले दिन ही उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने पिता की जगह लेगा। चेयरमैन जून नाराज हो गए और बोले कि उनका बेटा योंगदो के बहकावे में आ गया है। चेयरमैन जून ने कहा कि ये कुर्सी एक रोज का डरावना सपना है और वे नहीं चाहते कि उनका बेटा भी ऐसी जिंदगी जिए। लेकिन गुमोन ने जवाब दिया कि आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। गुमोन हमेशा ये साबित करना चाहता था कि वो वही कर सकता है जो उसके पिता कर सकते थे, लेकिन उसके पिता ने कभी उसे मौका नहीं दिया, इसलिए उसे खुद का अपना मौका बनाना पड़ा। इसी समय मैनेजर चोई ने गुमोन को याद दिलाया कि अब जाने का समय हो गया है। तभी चेयरमैन जून को समझ आया कि मैनेजर चोई ने भी उन्हें धोखा दे दिया है। अब चेयरमैन जून बिल्कुल अकेले रह गए थे। वे बहुत देर तक सोचते रहे और फिर अंत में अपना गुप्त हथियार निकालने का फैसला किया। उधर गुमोन बोर्ड मीटिंग में पहुंच गया। उसे देखकर शेयर होल्डर्स हैरान रह गए। गुमोन ने घोषणा की कि अब से वो अपने पिता की जगह लेगा और उम्मीद की कि सब उसका समर्थन करेंगे। तभी एक व्यक्ति खड़ा होकर विरोध करने लगा। उनका कहना था कि आज जून समूह चेयरमैन जून की वजह से है। बचपन से बिगड़ा हुआ गुमोन नेता नहीं बन सकता। गुमोन ने कहा कि जो भी विरोध करना चाहता है वो बाहर जा सकता है। एक व्यक्ति हिम्मत करके उठा और बाहर जाने लगा। फिर धीरे धीरे और लोग भी खड़े हो गए, लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब रुक गए। गुमोन ने साफ कर दिया कि वो अपने पिता जैसा नहीं है और कमजोर नहीं बनेगा। चाहे सब यहाँ बुजुर्ग हों, लेकिन अगर वे उसका साथ नहीं देंगे तो उनकी मौत निश्चित है। उसने कहा कि उसे अपने हाथ गंदे करने में कोई परवाह नहीं, क्योंकि इस काम में कोई भी अपने हाथ साफ नहीं रख सकता। ये सुनकर पूरा बोर्ड चुपचाप बैठ गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया। गुमोन बहुत संतुष्ट दिख रहा था। इसी समय की जून को खबर मिली कि योंगडो की कार पुलिस स्टेशन से निकल चुकी है। किसी ने पूछा कि अब वो कितना आगे जाने वाला है। की जून ने कहा कि वो अभी सब खत्म कर देगा। फिर वो बताए हुए स्थान पर गया, लेकिन कार का ड्राइवर योंगडो नहीं था, बल्कि उसका पुराना दुश्मन था। दोनों आमने सामने आते ही भिड़ गए। दुश्मन ने कोई चालाकी नहीं की। उसने की जून को एक चाकू दिया ताकि लड़ाई बराबरी से हो, लेकिन चाकू चलाने में भी वो की जून से एक स्तर नीचे था। की जून ने उसके पूरे शरीर पर घाव कर दिए और फिर उसका हाथ कार की खिड़की में फंसा दिया। तभी पता चला कि दुश्मन नकली हाथ पहने हुआ था। 10 साल पहले हाथ कट जाना उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उसके अनुसार की जून को उसी समय उसे मार देना चाहिए था। दुश्मन ने की जून का हाथ कसकर पकड़ लिया। की जून जमीन पर पड़े चाकू तक पहुंचा और उसे उसके पेट में घोंप दिया, लेकिन की जून इस बार भी उसकी जान छोड़ना चाहता था। दुश्मन ने ये अपमान सहने से मना कर दिया। उसने की जून का हाथ पकड़कर चाकू को और अंदर धकेल दिया। उसने की जून को याद दिलाया कि अगर सब खत्म करना है तो एक ही रास्ता है, मौत। अगर वो नहीं मरेगा तो की जून मारा जाएगा। आखिर में उसने सलाह दी कि वो जल्दी से योंगडो को ढूंढे, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। इस समय योंगडो चेयरमैन जून के घर पहुंच चुका था। योजना के अनुसार वो बाद में चेयरमैन जून को मारने वाला था, लेकिन की जून की वजह से उसे ये कदम जल्दी उठाना पड़ा। उसने वादा किया कि वो गुमोन का ध्यान रखेगा, लेकिन योंगडो की सबसे बड़ी गलती थी गुमोन को इस मामले में घसीटना। चेयरमैन जून ने तुरंत बंदूक निकाली, योंगडो पर तान दी और उसे वहीं रुकने को कहा। योंगडो को चाकू नीचे रखना पड़ा। उसी समय चेयरमैन जून पकड़े गए। योंगडो ने मौका देखकर आगे बढ़कर बंदूक छीन ली। दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था कि अचानक बंदूक चल गई। गोली सिर्फ योंगडो को छूकर निकल गई। इसके तुरंत बाद योंगडो ने चेयरमैन जून के हाथ से बंदूक गिरा दी। चेयरमैन जून ने तुरंत पास पड़ा चाकू उठा लिया और उसे योंगडो की ओर तान दिया, लेकिन योंगडो ने जल्दी से बंदूक वापस ले ली और चेयरमैन जून को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। जब की जून पहुंचा तब चेयरमैन जून कुर्सी पर बैठे हुए बिल्कुल स्थिर थे। उसी समय पुलिस अंदर घुसी और की जून को चेयरमैन जून की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस वाले ने की जून के हाथ में बंदूक रख दी। ऐसा लग रहा था कि इस बार की जून बच नहीं पाएगा। योंगडो पुलिस की वर्दी पहनकर अंदर आया और की जून का मजाक उड़ाते हुए बोला कि वे फिर मिल गए। इसके बाद की जून को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ कक्ष में योंगडो ने की जून का धन्यवाद किया, क्योंकि की जून न होता तो उसका प्लान सफल नहीं होता। की जून ने सिर्फ इतना पूछा कि क्या गीजो को भी योंगडो ने ही मारा था। योंगडो ने बताया कि उसके पीछे एक और बड़ा आदमी है और वही असली अपराधी है, लेकिन की जून उससे कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि योंगडो ने उसकी मौत पहले ही तय कर दी थी। इसके तुरंत बाद एक पुलिस टीम की जून को ले जाने पहुंची। ये सभी लोग योंगडो के आदमी थे। गाड़ी को दूसरे रास्ते से सुरंग की ओर ले जाया गया। मजदूरों का एक समूह रास्ता रोककर खड़ा था ताकि कोई बाहर का आदमी पास ना आए। की जून शांत रहा।
उसने पुलिस वालों से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? उसके बाद उसने झट से हमला कर दिया और पूरी टीम को अस्त-व्यस्त कर दिया। पुलिस वालों ने घबराकर गोलियां चलाईं, यहाँ तक कि अपने ही साथियों को घायल कर दिया। उनमें से एक को गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ गया और वो पलट गई। अंत में सिर्फ कीजून और एक पुलिस वाला जिंदा बचे, लेकिन उस पुलिस वाले के पास बंदूक थी और कीजून हथकड़ी में था। अचानक एक ट्रक ने उस पुलिस वाले को टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। कीजून को बचाने वाला व्यक्ति था सोंग डब्ल्यू। उसने चेहरे पर भाव नहीं दिखाए, लेकिन उसने साबित किया कि वो वफादार है। पता चला कि योंग दो ने लोगों को कीजून को मारने और सबूत मिटाने के लिए भेजा था। सौभाग्य से सोंग डब्ल्यू समय पर पहुंच गया। कीजून ने पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया। सोंग ने जवाब नहीं दिया, जैसे वो मानने से डर रहा हो कि वो सिर्फ कीजून का सम्मान करता है। इसके बाद सोंग ने योंग दो के बारे में अपनी सारी जांच की हुई जानकारी कीजून को दे दी। उसने कहा कि इस घटना के बाद वो देश छोड़ देगा और उम्मीद की कि कीजून सबको जल्द खत्म कर देगा। जाने से पहले उसने कीजून के लिए एक आखिरी काम किया, योंग दो को ये खबर देना कि कीजून मर चुका है ताकि वो लापरवाह हो जाए। उधर लिसनिंग डिवाइस की मदद से गुमोन को पता चला कि उसके पिता को मारने वाला कीजून नहीं बल्कि योंग दो है। साथ ही गुमोन को योंग दो का असली चेहरा समझ में आ गया कि योंग दो उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैनेजर चॉय उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन ये सही समय नहीं था क्योंकि योंग दो के पास अभी भी जून समूह के गोपनीय दस्तावेज थे। लेकिन गुमोन भी आसान व्यक्ति नहीं था। उसने पहले ही पलटवार की तैयारी कर रखी थी। गुमोन ने योंग दो के ऑफिस की तलाशी लेने के लिए वारंट मांगा। खबर मिलते ही योंग दो घबरा गया। उसने तुरंत गुमोन को फोन किया और पूछा कि उसने उसके साथ धोखा क्यों किया। गुमोन ने जवाब दिया कि दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। योंग दो ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन गुमोन ने कहा कि ये सब योंग दो का असली स्वभाव है, गलतफहमी फैलाना, दूसरों को लड़वाना और खुद फायदा उठाना। जब योंग दो मिलने की बात कही, गुमोन ने ठंडे स्वर में मना कर दिया और कहा कि अब अगली बार नहीं होगा। गुस्से में योंग दो ने हत्यारे को फोन करने की कोशिश की ताकि वो गुमोन को मार दे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि वो हत्यारा पहले ही गुमोन द्वारा खरीद लिया गया था। गुमोन ने उस हत्यारे के बैकग्राउंड पता कर ली थी। वो जापान और कोरिया दोनों से जुड़ा था और इंटरपोल भी उसकी तलाश में थी। इसलिए वो योंग दो के सहारे सजा से बचना चाहता था। लेकिन योंग दो सिर्फ झूठे वादे करता रहा और कभी कुछ पूरा नहीं किया। दूसरी ओर गुमोन अपने अभियोजक पद को उसकी सुरक्षा के रूप में पेश कर सकता था। हत्यारा शक में था और उसने गुमोन से पूछा कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। गुमोन ने कहा कि उसे उससे कुछ लोगों को मरवाने हैं। दूसरी ओर योंग दो के पास अभी एक आखिरी चाल बाकी थी। उसने गुमोन और अपने बीच की सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन जो प्लान योंग दो का लग रहा था वो वास्तव में गुमोन नहीं बनाया था। गुमोन की महत्वाकांक्षा सिर्फ जून समूह को नियंत्रित करना नहीं बल्कि पूरे साउल पर कब्जा करना था, जैसे चेयरमैन ओ के समय था। इसके बाद गुमोन अभियोजक कार्यालय लौटा और दस्तावेजों की जांच की। जून समूह के गोपनीय दस्तावेजों के अलावा उसे एक चौंकाने वाली चीज मिली। योंग दो के ऑफिस से एक अवैध बंदूक बरामद हुई। इसके बाद गुमोन अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने चर्च पहुंची। उसी समय सोंग बंदरगाह पर विदेश भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने अपने सचिव से कहा कि वो सबको धोखा देने के लिए ऐसा कर रहा है। वो असल में रुककर ये देखना चाहता था कि आखिर में कौन जिंदा बचेगा। इसी बीच सचिव ने बाथरूम जाने की अनुमति मांगी। सोंग नाराज था कि ये सही समय नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो एक कुल्हाड़ी लेके महिला ने उस पर हमला कर दिया। उसके साथ एक और साथी भी था। सोंग ने तुरंत अपनी बेल्ट में छिपी चाकू निकाली और उसके साथी को मार दिया। फिर वो उस महिला से लड़ने लगा। ये लड़ाई उसे काफी घायल कर गई, लेकिन आखिर में उसने हमलावर को मार दिया। इसके बाद उसे पैसों से भरे सूटकेस की याद आई और वो उसे लेकर सचिव को ढूंढने निकला। जैसे ही वो मिले, सचिव ने प्रभा दिखाने का नाटक किया और अचानक उसे घातक चोट मार दी। वही गद्दार था जिसके कारण सोंग की मौत हो गई। सचिव सूटकेस लेकर मैनेजर चॉय को खबर देने गया कि सोंग को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ योंग दो को खत्म करना बाकी था। मैनेजर चॉय ने हत्यारा भेज दिया, लेकिन योंग दो को मारना सिर्फ गुमोन की इच्छा नहीं थी। कीजून भी उसी जगह पहुंच चुका था जहां योंग दो छिपा हुआ था। जैसे ही उसने दो हत्यारों को देखा, कीजून ने तुरंत हमला कर दिया और दोनों को खत्म कर दिया। उसने जल्द ही समझ लिया कि आसपास और भी कई हत्यारे छिपे हुए हैं। वो जिस किसी को देखता बिना झिझक उसे खत्म कर देता। लेकिन गुमान का हत्यारा कीजून का असली प्रतिद्वंदी था। कुछ देर लड़ाई के बाद उस हत्यारे ने कबूल किया कि वही गीजो का हत्यारा है। उसने वही तरीका इस्तेमाल करते हुए कीजून को भी मारने की कोशिश की। कातिल ने कीजून के हाथ में चाकू घोंप दिया, लेकिन कीजून जैसो की तरह नहीं था। कीजून ने उसी चाकू के ब्लेड को पकड़कर उसे वहीं रोक लिया और फिर लगातार उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगा। मजबूर होकर कातिल ने चाकू छोड़ दिया। कीजून ने मौका पकड़ लिया। कीजून ने उसी चाकू से कातिल का गला उसी तरह काट दिया जैसे उसने गीजो को मारा था। फिर कीजून ने उसे एक लात मारी और वहां से निकल गया। इसके बाद कीजून लंगड़ाते हुए उस जगह पहुंचा जहां योंगदो छिपा था। योंगदो बहुत डरा हुआ था, लेकिन हाथ में बंदूक होने की वजह से वो आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कीजून ने दरवाजा खोला और अंदर
अंदर आया। युंगदो ने चेतावनी के तौर पर एक गोली चला दी। युंगदो ने कहा कि ये सब गुमोन की योजना थी। युंगदो ने पुष्टि की कि उसके पास एक रिकॉर्डिंग भी है जो इसका सबूत है। युंगदो ने कीजून से कहा कि वो उसके साथ मिलकर गुमोन को हटाए और जून की जगह नया चेयरमैन बने, लेकिन कीजून ने इनकार कर दिया और कहा कि उसे बस एक माफी चाहिए। युंगदो नहीं माना। उसने एक और गोली कीजून पर चलाई और मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो सपना देख रहा है। इसके जवाब में कीजून ने टेबल पर रखे कागजों का ढेर युंगदो के चेहरे पर फेंक दिया। जैसे ही युंगदो का ध्यान हटा, कीजून तुरंत आगे बढ़ा और उसे धक्का देकर गिरा दिया। इस समय युंगदो की बंदूक दूर जा गिरी। उसने तुरंत कुर्सी के नीचे छुपाया हुआ चाकू उठाने की कोशिश की, लेकिन कीजून ने जल्दी से चाकू छीन लिया। इसके बाद कीजून ने युंगदो की 5 उंगलियां काट दी। फिर उसने युंगदो के टेंडन काटे ताकि वो वही दर्द महसूस करे जो कीजून ने सहा था। फिर कीजून ने उससे पूछा कि क्या वो जीवित रहना चाहता है, लेकिन उससे पहले कि युंगदो जवाब दे पाता, कीजून ने उसके गले में वार कर उसे वहीं मार दिया। उसके बाद कीजून चेयरमैन जून के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। गुमोन ने सहमति दी कि कीजून अंतिम रस्में निभाए। कीजून को देखकर गुमोन समझ गया कि उसने सभी हत्यारों को खत्म कर दिया है, जिसमें युंगदो भी शामिल था। लेकिन कीजून शांत चेहरे से बोला कि गुमोन आखिरी होगा। कीजून ने पूछा कि गुमोन ने ऐसा क्यों किया। गुमोन ने स्वीकार किया कि वो कीजून से जलता था, क्योंकि जिस पद की उसे हमेशा चाहत थी वो उसके पिता ने किसी कीजून जैसे व्यक्ति को दे दिया था। कीजून ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि चेयरमैन जून के दफन होने के बाद वे सब साथ ही दफन होंगे। अब किसी चीज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होगी। जीवन में चाहे जितनी लड़ाई हो, मरने के बाद सब मिट्टी हो जाता है। अंतिम संस्कार के बाद कीजून आखिरी बार गिजोक की कब्र पर गया, क्योंकि उसे पता था कि अब वो उससे मिलने वाला है। उसी समय कीजून ने सारा सबूत हाउम को सौंप दिया ताकि वो गुमोन का असली चेहरा सबके सामने ला सके। चेयरमैन जून के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद गुमोन ने जून ग्रुप और बोंगन ग्रुप के विलय का समारोह शुरू कर दिया। शहर के मेयर ने इसे मंजूरी दी थी, क्योंकि गुमोन ने उसे कई फायदे देने का वादा किया था। उसी समय खबर चल पड़ी जिसमें बताया गया कि गुमोन ही हत्या का असली मास्टरमाइंड है, और रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई। समारोह में मौजूद सारे मेहमान तुरंत वहां से चले गए। हर कोई अपने आप को गुमोन से अलग दिखाने की कोशिश करने लगा। मुख्य अभियोजक ने कहा कि इस बार गुमोन पूरी तरह बर्बाद हो गया है, लेकिन गुमोन को अभी भी लगा कि उसके पास हालात बदलने का मौका है। ये सुनकर अभियोजक ने उसे मूर्ख और जिद्दी कहा। गुस्से में गुमोन ने उसे मार डाला। अब गुमोन पूरी तरह अपना नियंत्रण खो बैठा था। तभी मैनेजर चोई को दखल देना पड़ा और उसने गुमोन से कहा कि वो तुरंत चला जाए, क्योंकि पुलिस आने वाली है। मजबूर होकर गुमोन समारोह छोड़कर भाग गया। तभी कीजून हॉल में आ गया। हमेशा की तरह ठंडे स्वभाव में उसने बॉडीगार्ड से पूछा कि वो रास्ता देंगे या उसे जबरदस्ती अंदर जाना पड़ेगा। बॉडीगार्ड आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन मैनेजर चोई ने बीच में आकर उन्हें हटने को कहा और खुद रास्ता खोल दिया। उसने कीजून से पूछा कि क्या सब कुछ यहीं खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कीजून ने कहा कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। कोई विकल्प ना होने पर मैनेजर चोई को कीजून का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये उसका कर्तव्य था। वे दोनों पुराने साथी थे। सम्मान के तौर पर उसने भी उसे पहले बार करने दिया, लेकिन मैनेजर चोई कीजून का मुकाबला नहीं कर पाया। हारने के बाद उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि कीजून आखिर तक जाएगा। कीजून ने सिर हिलाकर उसे विदा किया। इसके बाद कीजून चेयरमैन जून के दफ्तर में पहुंचा। इस समय गुमोन उस पद पर बैठ चुका था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये कुर्सी किसी साधारण कुर्सी से अलग नहीं है। गुमोन को सबसे ज्यादा परेशान ये बात कर रही थी कि इस कुर्सी ने इतनी खून खराबा कराई। कीजून ने कहा कि ये कुर्सी तभी मूल्यवान होती है जब लोग आपको सम्मान और आदर से देखें, वरना ये सिर्फ बोझ है। उसने कहा कि अब सब खत्म करने का समय आ गया है। गुमोन के पास बंदूक थी और कीजून के पास चाकू। पहली गोली गुमोन ने चलाई, क्योंकि वो पहले से तैयार था, लेकिन गुमोन कीजून को मारना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि वो खुद को ही मार लेता है, लेकिन कीजून ने तुरंत उसका हाथ काट दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गुमोन इतनी आसानी से मर जाए। कीजून ने उसे माफी मांगने के लिए मजबूर किया। माफी सुनने के बाद ही कीजून ने उसे खत्म किया। अंत में कीजून धीरे धीरे वहां से निकल गया। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। आने वाले दिनों में कीजून पहाड़ों में अकेला रहने लगा। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा, और समय के साथ लोग कीजून की कहानी भूलने लगे। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा, फिर मिलेंगे।